हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैश्विक जलवायु मूल्यांकन वैश्विक जलवायु मूल्यांकन इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्लोबल क्लाइमेटिक असेसमेंट। वैश्विक जलवायु मूल्यांकन का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत जो बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक हैं, उसके वैज्ञानिक मिलजुल कर जो है वैश्विक जलवायु में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैश्विक जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना। विभिन्न रिसर्च के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए कई सारी एजेंसियां जो है मूल्यांकन करती हैं क्लाइमेट चेंज का। उसके अंतर्गत दो प्रमुख एजेंसियां हैं जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC और एक संस्था है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। तो UNFCCC और IPCC जो संस्था है यह ग्लोबल क्लाइमेटिक असेसमेंट के अंतर्गत ही बहुत सारी संस्थाओं में से प्रमुख संस्थाएं हैं। इनके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग UNFCCC के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो सन 1992 में एक सम्मेलन किया गया जिसको कहा गया पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन जो कि कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक सम्मेलन था, है ना, पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहा गया। इस सम्मेलन में क्या हुआ था, इस सम्मेलन में जो मुख्य बात थी, यह सम्मेलन जो हुआ उसमें यह था कि जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसको क्या करना है, कम करने के लिए प्रयास करने हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास करना है और इसी के लिए यही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक संस्था बनाई गई। हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन को लागू किया गया पृथ्वी सम्मेलन में ही, किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो UNFCCC का जो गठन किया गया वह गठन कब किया गया, यह जो गठन मतलब इसका निर्माण करने की बात तो 1992 में की गई, लेकिन यह जो प्रभाव में आया, मतलब प्रभाव मतलब इफेक्टिव जब से हुआ, जब से कार्यरत हुआ, वह जो डेट है वह है 31 मार्च 1994 से यह किस में आया, प्रभाव में आया। और इसका उद्देश्य क्या है, वही जैसे अभी बताए हैं, इसका उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करना है, वैश्विक लेवल पे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, वैश्विक लेवल पे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, अब इसका जो मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, इसका मुख्यालय है बॉन। बॉन एक सिटी है जो कि कहाँ है, जर्मनी में। ठीक है, इसका मुख्यालय है बॉन, जर्मनी में। इसमें बहुत सारे जितने भी हस्ताक्षरकर्ता थे, बहुत सारे हस्ताक्षरकर्ता इस बात पे सहमत हुए कि हमको अपने घरेलू नीतियों को भी बनाना है। मतलब एक तो विश्व के लेवल पे नीति बने, है ना, वैश्विक लेवल पे पॉलिसी बने, और फिर इसी वैश्विक लेवल के पॉलिसी के मद्देनजर हर एक राष्ट्र अपने यहाँ की घरेलू नीति भी बनाए, घरेलू नीति भी बनाए, जिससे कि क्या हो, जलवायु परिवर्तन को क्या किया जा सके, जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो यह एक कन्वेंशन या संधि की गई, इसमें जो लक्ष्य बनाए गए या जो कार्य करने की
रूपरेखा बनाएगी वह बाध्यकारी नहीं थी। यह बात ध्यान रखिएगा, बाध्यकारी। बाध्यकारी नहीं थी मतलब यह राष्ट्रों के ऊपर था, जो संधि करने वाले देश थे उनके ऊपर था कि वो चाहे तो लागू करें या चाहे तो न लागू करें, है ना। तो बाध्यकारी, बाध्यकारी होता मतलब सबको ही लागू करना है, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई लागू करे कोई ना लागू करे, ठीक है। और यह भी तय हुआ कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बैठक हर वर्ष क्या होती रहेगी, होती रहेगी। तो यह बाध्यकारी नहीं था, ठीक है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसकी जो हर साल बैठक होती है इसको कॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉप। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। जो हर साल बैठक होती है इसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। और यही सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला जो है प्राधिकरण भी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का। इसका भी जो गठन है 1994 में ही किया गया था, ठीक है। तो ये जो पहला कॉप है वह कब हुआ? पहला कॉप जो हुआ था 1995 में हुआ, पहला कॉप। इसको कॉप क्या कहते हैं? कॉप 3 कहते हैं। क्यों कॉप 3 कहते हैं? ये जैसे 1992 में हुआ था अर्थ समिट, फिर 1993 में जो होता उसको कहते हैं कॉप 1, 94 में जो होता उसको कहते हैं कॉप 2, और जो 95 में हुआ उसको कॉप 3 कहते हैं। ये दोनों नहीं हुए थे तो कॉप 3 हुआ 1995 में, ठीक है। तो उसके बाद से जो है होते रहे हैं सम्मेलन। सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे जब यह प्रभावी होगा तब से होगा, सॉरी। यहाँ पे यह प्रभावी हुआ है कब? 1994 में, है ना। तो ये जो पहले कॉप 3 जो हुआ है यह कब हुआ है? 1997 में, ठीक है। 1997 में कॉप जो प्रभावी हुआ 94 में। तो जो पहला होगा वह 1995 में होगा, दूसरा 1998 में, और ये तीसरा जो है 1997 में हुआ। तो 1997 में जो पहला कॉप की मीटिंग हुई उसको कॉप 3 कहते हैं। ये दोनों इधर इस समय में कोई मीटिंग नहीं हुई। तो कॉप 3 जो हुआ वह कब हुआ? 1997 में हुआ। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के भारत, अमेरिका सहित चीन, चीन भी सदस्य है। चीन है, इंडिया है, यूएसए है, और बहुत सारे सदस्य हैं। लगभग 198 के आसपास देश जो है इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो ये जो 1997 में कॉप 3 हुआ था इसको कहते हैं, आप लोग सुने होंगे, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। फिर इसके बाद बहुत सारे जो है कॉप होते रहे, जो कि उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है याद रखना। महत्व इम्पोर्टेंट याद होने चाहिए। एक है कॉप 21 जिसको आप लोग जानते हैं, 2015 में हुआ था, और इसमें पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ है वो इसी के तहत क्या हुआ है? पेरिस समझौता जो है वो कॉप 21 ही है, ठीक है ना। कॉप 21 हुआ था, उसी में पेरिस समझौता जो है किया गया, ठीक है, जिसको पेरिस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। फिर अभी 2021 में हाल ही में कॉप 26 हुआ, जो कि कहाँ हुआ था? जिसको कहते हैं ग्लास ग्लासगो प्रोटोकॉल, ग्लासगो प्रोटोकॉल, ठीक है। यह 2021 में हुआ था। जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट है वह कॉप 21 में स्वीकृत हुआ, और हस्ताक्षर के लिए इसे कब रखा गया? तो हस्ताक्षर के लिए इसको पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल 2016 में इसे हस्ताक्षर के लिए कहाँ रखा गया? न्यूयॉर्क में रखा गया, और बहुत सारे देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए, ठीक है। और नवंबर 2021 तक, नवंबर 2021 तक इसमें कितने लोग साइन कर चुके हैं या हस्ताक्षर कर चुके हैं? 193 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। अमेरिका जो है, जब ट्रम्प का शासन था तो 2020 में इससे नाम वापस ले लिया था, लेकिन फिर से बाइडन जो
आए हैं, उन्होंने फिर से इसमें शामिल होने के लिए फिर से शामिल हो गए हैं 2021 में। ठीक है, तो अभी जो हमने कॉप 26 की बात की है ना, कॉप 26, तो उसमें कुछ खास बातें की गई थी, क्योंकि वो लेटेस्ट है तो हमको जानना चाहिए। तो जो हमारा है कॉप 26, जो कहाँ हुआ था, ग्लासगो। ग्लासगो जो कि कहाँ पे स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है। ग्लासगो ब्रिटेन में स्थित है। तो वहाँ पे कॉप 26 हुआ, और यह कब से कब आयोजित हुआ, 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर 2021 में आयोजित हुआ। और इसमें जितने भी देश हैं उनके जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित संगठन, बहुत सारे एनजीओ जो है सम्मिलित होते हैं, और बहुत सारी चर्चा के बाद यहाँ पे क्या देखते हैं कि कैसे हम लोग जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये जो कॉप 26 था, इसके समय की कुछ उपलब्धियां हैं, मतलब कुछ कार्य हुए हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए और हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रमुख बात रखी गई वो वही थी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण जो वैश्विक तापमान बढ़ेगा वह 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है? और यहाँ पर 132 देशों ने यह घोषणा की कि वह 2050 तक नेट जीरो की स्थिति को लाएंगे। तो नेट जीरो की स्थिति लाने का मतलब क्या है, नेट जीरो की स्थिति का मतलब यह है कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं और उससे जो भी क्या होता है, कार्बन उत्सर्जित होता है। ठीक है ना, कार्बन के रूप में जो भी हम लोग कार्य करते हैं और कार्बन वायुमंडल में जाता है, तो हमको ऐसी स्थिति लाना है कि जितना हम लोग कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से उसको क्या करें, अवशोषित कर लें। ठीक है, मतलब जितना कार्बन उत्सर्जित हुआ उतना ही कार्बन क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए, मतलब वायुमंडल में एक्स्ट्रा कोई कार्बन और नहीं बढ़ा। यही कौन सी स्थिति है, नेट जीरो। नेट जीरो मतलब क्या है, नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि हम उत्सर्जन जीरो करेंगे, उसका मतलब है कि हम जितना उत्सर्जन कर रहे थे उतना ही अवशोषित कर लेंगे। तो मतलब जो रिजल्ट होगा वो जीरो हो जाएगा ना। जैसे 10 kg उत्सर्जन हुआ वायुमंडल में, और 10 kg को हमने क्या किया, अवशोषित कर लिया, तो ये जीरो हो गया ना। इस तरीके से नेट जीरो को हमको 132 देशों ने कहा है कि 2050 तक प्राप्त करना। अगला इसमें क्या टारगेट है, और इसी के तहत जो है चीन ने कहा है, चाइना ने कहा है कि वह 2060 तक नेट जीरो की स्थिति प्राप्त करेंगे। और भारत ने कहा है कि हम 2070 तक नेट जीरो की स्थिति प्राप्त करें। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये टारगेट। भारत 2070 तक नेट जीरो की स्थिति प्राप्त करेगा ना। नेक्स्ट इसमें जो बात की गई है, वह बात की गई है कि जो कोयला का उपयोग है, जो हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं बिजली के रूप में, ईंधन के रूप में, उसको हमको फेज डाउन करना है। मतलब हमको चरणबद्ध रूप में धीरे धीरे कम करना है। ऐसा नहीं कि अचानक से बंद कर दें, धीरे धीरे हम इसको यूज करना कम करेंगे, है ना। थर्ड पॉइंट जो इसमें बात की गई है वह की गई है कि जो मीथेन है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका उत्सर्जन जो है हमको 2030 तक, है ना, 2030 तक इसके उत्सर्जन में हमको 30% की क्या करनी है, कमी करनी है। ठीक है, और इसके लिए 100 देशों ने क्या किया है, सहमत किया है कि हाँ हमको करना है। तो मीथेन का उत्सर्जन भी कम करना है 2030 तक, 30% कम करना है। चौथा जो इसमें प्रमुख बात की गई वह यह बात की गई कि जो वनों की कटाई है, वनों की कटाई हमको 2030 तक क्या कर देना है, बंद कर देना है, समाप्त कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है कॉप 26 में महत्वपूर्ण बातें की गई, है ना। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है जो अभी एक लेटेस्ट कॉप 27 हुआ है, न्यूज में अगर सुना हो, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, कॉप 27 के बारे में। तो कॉप 27 जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कॉप 27, जो कि समय कब से है, 7 से 18 नवंबर
2022 में अभी हाल ही में हुआ है, लेटेस्ट है ये। और कहाँ हुआ है? मिस्र के शर्म अल शेख में, ठीक है, वहाँ पे आयोजित किया गया था ये, न्यूज में अगर आप लोगों ने सुना हो। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए, बहुत सारे जो है प्रस्ताव रखे गए कार्य योजना के, उन्हीं पे बात करेंगे। तो एक संस्थान है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो कि एक रिपोर्ट जारी करती है, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट। क्या नाम है उसका? अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, इंग्लिश में कहते हैं एडाप्टेशन एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। और यह 2022 की है। यह किसने जारी किया है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है। कहाँ पे जारी किया है? यही जब कार्यक्रम हो रहा था तो वहीं पे जारी किया है। और इसमें यह कहा गया है कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट। मतलब अनुकूलन मतलब क्या होता है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालना खुद को, चाहे जीव जंतु हो चाहे मानव हो। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके अनुसार मनुष्य को ढलना होगा अपने आप को, ठीक है, ढलना होगा। और खुद को ढलने के साथ साथ कृषि आदि संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उनमें भी डेवलपमेंट करना होगा, है ना, बहुत सारे डेवलपमेंट है। तो ऐसे में अमीर देश तो सक्षम है क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पैसा है तो वो रिसर्च कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनके पास फंड की कमी होने के कारण वैश्विक जो प्रयास हैं, जो वैश्विक प्रयास हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको भी क्या हो, टेक्नोलॉजी मिले, फंड मिले, जिससे कि वो भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या हो सके, अनुकूलित हो सके। यही बात इस एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट में कही गई है, ठीक है। और इसी रिपोर्ट में यह भी बात की गई कि अगर वर्तमान में जिस तरह का कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, अगर वह होता रहा, तो जो 2100 वर्तमान की जो सदी है वह समाप्त होते होते पृथ्वी का तापमान जो है 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और अभी जितना तापमान में वृद्धि है उसके कारण ही बहुत सारी घटनाएं होने लगी हैं, जैसे पाकिस्तान में बाढ़ भयंकर आई, है ना। केन्या में जो है सूखा पड़ा बहुत भयंकर। भारत में भी, भारत में इस बार रिकॉर्ड गर्मी रही, है ना, रिकॉर्ड गर्मी नोट किया गया। और जिसके कारण बहुत सारी मौतें हुई, फसलें बर्बाद हुई, ठीक है। अब 2000 ये जो COP27 है, इसमें कई सारे बातों पर सहमति बनी है। तो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वह हमको पता होनी चाहिए, COP27 की महत्वपूर्ण बातें। इसके अंतर्गत जो है यह बात किया गया कि जो कमजोर देश हैं, जो गरीब देश हैं या कमजोर देश हैं, उनको फंड क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, है ना, उनको पैसा उपलब्ध कराएंगे, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएंगे। यह बात रखी गई। दूसरा बिंदु था, वही दूसरा बिंदु यह था कि विकासशील जो देश हैं उनको जो है एक कार्यक्रम चलाया गया है, जलवायु प्रौद्योगिकी समाधान, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोग्राम चलाया गया है, जो कि पंचवर्षीय कार्यक्रम है, 5 वर्षों का कार्यक्रम है, जिसमें विकासशील देशों को क्या उपलब्ध कराया जाएगा, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, है ना। नेक्स्ट इसमें जो बिंदु है वह है कि यहाँ पे एक शमन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शमन मतलब मिटिगेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो 2023 तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें था कि एक 2023 में 2023 में यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं, है ना, यूनाइटेड नेशंस के महासचिव जो है वह एक सम्मेलन आयोजित करेंगे जिसका नाम होगा जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन। तो जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यूएन के जो महासचिव हैं वो 2023 में क्या करेंगे, आयोजित करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो COP27 हुआ है, इसी में एक वैश्विक स्टॉक टेक वैश्विक स्टॉक टेक जो फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक है,
फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक है, उसकी दूसरी स्ट्रेटजिक जो है वार्ता हुई है, मतलब यह वैश्विक स्टॉक टेक है ना, इसके अंतर्गत वार्ताएं हो रही हैं, तो वही वार्ता इसी सम्मेलन में भी हुई है, COP27 में भी हुई है। और इसी में एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि जल के अनुकूलन और जल के अनुकूलन से संबंधित है, तो वह प्रोग्राम है AWARE। यह प्रोग्राम क्या है? जल अनुकूलन, और जो अनुकूलन के लिए जो भी कार्य करना पड़े उससे संबंधित यह प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट के कार्बन क्रेडिट के उत्पादन और अफ्रीका में रोजगार के लिए एक पहल शुरू की गई है, ACMI। और वह पहल का फुल फॉर्म क्या है? अफ्रीका कार्बन मार्केट पहल, अफ्रीका कार्बन बाजार पहल, है ना, अफ्रीका कार्बन मार्केट इनिशिएटिव पहल का नाम है। इसका मतलब है कार्बन क्रेडिट का सृजन किया जाए, है ना, और अफ्रीका में रोजगार बढ़ाया जाए। ठीक है? और एक आखिरी जो इसमें बिंदु है वह है कि वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन, वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन, ये क्या है? वैश्विक नवीकरण गठबंधन के अंतर्गत पहली बार जो है यहाँ पे यह बात की गई कि जो ऊर्जा का ट्रांजिशन है ना, ऊर्जा का ट्रांजिशन है, मतलब हम लोग फॉसिल फ्यूल से किधर जा रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी की ओर। ठीक है, तो ये एनर्जी का ट्रांजिशन है, एक एनर्जी के मोड से दूसरे एनर्जी की मोड की ओर जा रहे हैं। तो इसके लिए सभी जितनी भी तकनीकें चाहिए वो सभी को एक साथ जो है क्या लाया जाए, एक साथ इस गठबंधन के द्वारा सभी जो तकनीक है उनको एक साथ लाया जाएगा, जिससे कि ये जो एनर्जी का ट्रांजिशन है जीवाश्म ईंधन से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं, वह आसानी से क्या हो सके? पूर्ण हो सके। ठीक है? आपसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के भी प्रयासों के बारे में पूछा जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भारत के भी द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें बात कर लेते हैं। तो भारतीय जो प्रयास है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, उसको देखते हैं, भारतीय प्रयास। तो इसमें जो पहला है, भारत ने COP26 जो ग्लासगो में हुआ था उसमें पंचामृत पंचामृत घटक को लागू किया। ठीक है, दूसरा इसमें है कि भारत की एक कार्य योजना है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जो भारत ने 2008 में लागू किया। इसी में यही सेम राज्यों द्वारा भी स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी चलाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने एक नेशनल एडाप्टेशन फंड भी बनाया है ना, अभी अनुकूलन की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष बनाया है भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की फ्रांस के साथ मिल करके, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बैठा है कि पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि हम सारे स्टेप उठाएंगे। सेवंथ है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन हमारा चल रहा है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन हम चला रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल आदि का निर्माण करने का। नेक्स्ट जो है इसमें राष्ट्रीय अपतटीय ऊर्जा, है ना, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी, विंड एनर्जी से संबंधित कह सकते हैं, विंड एनर्जी से संबंधित भी हम लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत सारे जो है कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग जो है चीजें किए, जिसमें कि लेटेस्ट हम लोगों ने COP26 और COP27 में किए गए कार्यों के बारे में भी बात किया। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और बात करेंगे,
जो कि है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन के लिए, हिंदी में कहते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सरकारी पैनल, और इसका शॉर्ट में है आईपीसीसी। ठीक है, आईपीसीसी। तो इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब की गई? 1988 में विश्व जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने के लिए इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। इसके अंतर्गत बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है इकट्ठा होते हैं और एक निश्चित समय में जलवायु संबंधी परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, और जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, स्टडी की एक रिपोर्ट जारी करते हैं। तो आईपीसीसी की अब तक 6 रिपोर्ट आ चुकी है ना। 6वीं रिपोर्ट जो है लेटेस्ट है। इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग 6वीं के बारे में बात भी करेंगे। ठीक है, और इन्हीं ये रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न सरकारें जो है अपने यहाँ क्या करती हैं? एक्शन लेती हैं, अपनी नीतियां भी क्या करती हैं? तैयार करती हैं। इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो कब आई थी? 1990 में फर्स्ट रिपोर्ट आई आईपीसीसी की। ठीक है, और उसके बाद ये जितनी भी रिपोर्ट आई हैं उन सभी में यह कहा गया है, जितनी भी रिपोर्ट आती है उनमें यह कहा गया है कि मानव की गतिविधि के कारण 1950 के बाद से लगातार तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर यह तापमान बढ़ना जो है अगर 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाए, अगर 19वीं सदी की तुलना में, ठीक है, अगर 19वीं सदी के तापमान जितना था उससे अगर 2 डिग्री सेल्सियस भी ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं जो है देखने को मिलेंगी, और पृथ्वी पर जो जीवों का रहना है वह भी क्या हो जाएगा? संकटमय हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो 6वीं रिपोर्ट है, 6वीं रिपोर्ट आईपीसीसी की, उसका जो वह 3 भागों में मतलब आएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में आएगी। उसका जो पहला भाग है वो कब आया? अगस्त 2021 में पहला भाग क्या है? आ चुका है। दूसरा और तीसरा भाग अभी तक नहीं आया है, तो जल्दी ही दूसरा और तीसरा भाग आ जाएगा, है ना। वह था कि, ठीक है, तो जो पहला भाग है उस पे हम लोग बात करते हैं जो अभी तक हमारे पास है। इसके अंतर्गत जो है भारत सहित जो 65 देश हैं उनके बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स का अध्ययन किया और इसका पहला भाग तैयार किया है। और पहले भाग का जो इन्होंने वो रखा है, शीर्षक रखा है, वह रखा है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। यह उसका शीर्षक रखा है इन्होंने, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो पहले की रिपोर्ट में चेतावनियां दी गई थी फिर भी जो है सरकारों ने कार्य नहीं किया है, जिसके कारण जो है बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है ना। 6वीं रिपोर्ट के पहले इतनी सारी रिपोर्ट दी गई लेकिन सरकारों ने उन पे कार्य नहीं किया, तो उसके कारण जो परिणाम है वो गंभीर है। ठीक है, यहाँ तक कि इसमें जो यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि यह जो रिपोर्ट आई है 6वीं रिपोर्ट, इसमें हमारे द्वारा जो हमने वादे किए थे उसको पूरा न करने के हमने पूरा नहीं किया, और यह ऐसे वादे जो हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो हम पृथ्वी पर रहने लायक ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं, और इसमें यह बात कहा गया है कि अगर 2025 तक, मतलब 2025 तक जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो क्या हो? मैक्सिमम हो। मतलब 2025 में मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो जाए, मतलब जो सबसे ज्यादा हो सकता है वह हो जाए। फिर उसके बाद क्या हो जाए? घटने लगे,
है ना। अगर 2025 तक मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं हुआ, तो अगर ये नहीं हुआ और उसके बाद अगर 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है 43% घटा नहीं, 43% घटा नहीं, दो चीजें हों, या पहली तो कि 2025 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मैक्सिमम हो जाए, फिर उसके बाद घटने लगे। दूसरा कि 2030 तक 43% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, यह दोनों नहीं हुआ, तो जो 2100 है, यह सदी जो है 21वीं सदी जब लास्ट होगा, तो तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। उन बहुत सारी समस्याओं में हीट वेव्स जो है, गर्मियों में हीट वेव्स चलती हैं, वो संख्या बढ़ जाएगी। वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाएंगी। समुद्री सतह का ऊपर उठेगा क्योंकि बर्फ पिघलने लगेगी, हिमानियाँ तेजी से पिघलेंगी, खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा, जल संकट होगा, सूखा, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 2025 तक या तो मैक्सिमम हो जाए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, या फिर 2030 तक में 43% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में क्या हो जाए, कटौती हो जाए। ठीक है, फिर ये जो छठवीं रिपोर्ट आई है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सिक्स्थ जो रिपोर्ट है आईपीसीसी की, उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात है उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें बात कही गई है कि 2010 से ही जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न सेक्टर हैं, उनमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन क्या हुआ है, बढ़ा है। और जो 2010 से 2019 के बीच का समय रहा है, इस समय पर मैक्सिमम जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हुआ है। तो यह जो पीरियड रहा है, अब तक का सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इस पीरियड में रहा, 2010 से 2019 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो बिंदु रखा गया है, वह रखा गया है कि 2019 में 2019 में जो कार्बन का उत्सर्जन रहा है, वह लगभग 59 गीगा टन रहा है। 59 गीगा टन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन रहा है, और यह जो है मैक्सिमम रहा है, मतलब ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। ठीक है ना, ये किसका उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, जो कितना रहा, 59 गीगा टन रहा 2019 में। और इसी समय जो ग्रीन हाउस गैस टोटल, जिसमें बहुत सारी गैसें हैं, उनका उत्सर्जन भी क्या रहा, मैक्सिमम रहा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट की बात की गई है, वह है कि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, वह ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है 2000 अगर 10 की तुलना में देखा जाए, तो 2010 की तुलना में 2019 में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, वह 12% ज़्यादा रहा है। और अगर यही लगभग हम 1990 की तुलना में देखें, 2019 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना ज़्यादा रहा, तो वह 54% ज़्यादा रहा। 2010 की तुलना में 12% ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हुआ 19 में, और 1990 की तुलना में कितना परसेंट, 54% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर जो भी अभी तक समझौते किए गए हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित, अगर सभी देश उन जलवायु परिवर्तन में किए गए वादे को अगर पूरा भी करें, उन वादों को पूर्ण कर दें, तब भी जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है वर्तमान के स्तर से 14% क्या होगी, वृद्धि होगी उसमें। मतलब अगर सभी टारगेट हम पूर्ण करते रहे, तब भी जो है ग्रीन हाउस गैस में कितने परसेंट की उत्सर्जन होगा, 14% उत्सर्जन जो है होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें 5th पॉइंट है, वह है कि जो अभी बात की है कि अगर कार्बन और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम न हुआ, तो 2100 तक जो इस सदी का अंत है, वहां तक टेम्परेचर 3.2 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है इसमें, वह है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग जारी रहती है, तो ग्लोबल वार्मिंग के होने से जो घटनाएं हैं, वो चरम घटनाएं जो हैं वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। चरम घटनाएं मतलब कि अचानक
बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, अचानक जो है तूफान आ जाना, ये सब घटनाएं जो हैं, जंगलों में आग लगना, ये सब घटनाओं की बारंबारता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि 2050 तक 2050 तक हमको नेट जीरो की स्थिति प्राप्त करना है। नेट जीरो क्या होता है, पहले बात की है अभी, कि जितना कार्बन हम वायुमंडल में छोड़ें उतना ही कार्बन को अवशोषित कर ले, तो वह नेट जीरो की स्थिति होगी। हमको यह कब तक प्राप्त करना है, 2050 तक प्राप्त करना है। नेक्स्ट इसमें जो बिंदु है वह यह है कि वही कि 2025 से पहले तक जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, या फिर 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वह 43% क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, यह भी बात की गई है। दूसरी बात यह की गई है कि अगर मीथेन जो CH4 है उसका भी उत्सर्जन हम लोग कम करते हैं तो उससे प्रदूषण में कमी आएगी। एक एरोसोल प्रदूषण होता है, और इससे क्या होगा कि तापमान भी क्या होगा, कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। ठीक है, जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उत्सर्जन उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021, इमिशन गैप रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि विश्व के जो देश हैं 2030 तक, विश्व के जो देशों ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहमति दी है, 2030 तक में हम जितना कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे, उससे जो विश्व में कार्बन उत्सर्जन जो है मात्र 7.5% ही क्या होगा, कम होगा। मतलब जो देशों ने टारगेट बनाया है कि 2030 तक हम इतना इतना उत्सर्जन कम करेंगे, वो करने के बाद भी जो विश्व में कार्बन उत्सर्जन है वो कितना कम होगा, 7.5% ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अ, आज जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC और IPCC के बारे में विस्तार से बात की। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, लेटेस्ट जो चीज़ें थी उनके बारे में सीखा, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।